वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग पिछला जो टॉपिक है संविधान सभा और संविधान का निर्माण, उसको पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं मेरे साथ, जिसमें सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है। ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। पूरी क्लास ध्यान से देखिए क्योंकि इससे रिलेटेड तथ्यों से अक्सर करके प्रश्न कथन या कारण के रूप में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप डाउनलोड कीजिए और जो भी कोर्स परचेज करेंगे उसमें ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड जानकारी के बाद चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भारत की जो संविधान सभा है, इसके बारे में काफ़ी तथ्यों को हम लोगों ने देखा था। कितनी बैठकें हुई, कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल थीं, कितनी महिलाएं थीं, ये सारी बातें हो चुकी थीं। आगे डिस्कस करते हैं जो भी इनसे बचे हुए तथ्य थे। अब जानेंगे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा सिफारिशें जो की गई थीं, ये प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की कार्यवाही से शुरू हुई थी और उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से कब पारित किया गया वो डेट भी याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947 को। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया। बाद में यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना में बदल गया। संविधान सभा ने अन्य प्रमुख समितियों के साथ संघ संविधान समिति का गठन किया और जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के स्वरूप और संरचना पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव द्वारा मसौदा समिति का गठन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति की 2 उप समिति थीं, जैसे कि JB कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप समिति और SC मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक उप समिति। याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी प्रारूप समिति। इसके 6 और सदस्य थे। प्रश्न में पूछा गया है और याद कर लीजिए। जैसे कि पहले व्यक्ति थे N गोपालस्वामी अय्यर, सेकेंड है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, नेक्स्ट है KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान। लेकिन N माधव राव बाद में जुड़ जाते हैं BL मित्र के बाद। 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी इस समिति में शामिल हो जाते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी प्रारूप समिति। अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा प्रारूप समिति का तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और कौन कौन से सदस्य थे, तो N गोपालस्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। लेकिन BL मित्र के स्थान पर N माधव राव और बाद में DP खेतान की जगह TT कृष्णाचारी शामिल हुए थे। और जो मौलिक अधिकार संबंधी या अल्पसंख्यक, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी, तो उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। 2 उप समिति थी। पहली तो मौलिक अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति थी जिसकी अध्यक्षता की SC मुखर्जी ने। संविधान का पहला मसौदा संवैधानिक सलाहकार BN राव को राय, चर्चा और उसमें बदलाव के लिए मसौदा समिति के समक्ष रखा गया था। श्री राव द्वारा प्रस्तावित मूल मसौदे में 343 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियां शामिल थीं। संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा में जो संविधान का पहला वाचन था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। फिर संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। डेट याद रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा वाचन। संविधान सभा में जो संविधान का तीसरा वाचन हुआ वो 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा इसी दिन इसको पारित किया गया था। तो याद कर लीजिए, पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक,
फिर 14 नवंबर 1949 से शुरू होता और 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तिथि को संविधान के अंगीकरण, पूर्ण होने और पारित होने की तिथि के रूप में जाना जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। शब्दों को याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में ही की गई थी, जहां कांग्रेस ने भारत के लोगों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था। उसके बाद कांग्रेस ने नियमित रूप से 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत का नया संविधान, जैसा कि भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया और अनुमोदित किया गया, तो 1929 की घोषणा के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होने के लिए अनिवार्य था। 1946 में प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो अविभाजित बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, क्योंकि इनके चुनाव से लेकर के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। फिर अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया, जो M.R. जयकर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चूँकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से नहीं, पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, इसलिए याद रखिएगा, जब भी प्रश्न में पूछा जाएगा तो आप इसी को टिक करेंगे। आगे देखिए, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनका निधन कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 को, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था 31 मार्च 1990 ईस्वी। तो पहले अंबेडकर जी अविभाजित बंगाल के पूर्वी भाग से आए थे, बाद में पाकिस्तान का हिस्सा हो जाने के कारण ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से आए थे। वयस्क मताधिकार पर चर्चा के समय संविधान सभा में मौलाना आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपनाने को पुरजोर समर्थन कर दिया था। तीसरा गोलमेज जो सम्मेलन है, इसके दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप देने के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई थी और इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत और रियासतों के राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 लंदन में आयोजित हुआ था और कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। महात्मा गांधी ने सुझाव भी दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था और भारत स्वतंत्रता जब हो चुकी है, भारत की स्वतंत्रता मिल गई है, तो इसके बाद अब राजनीतिक दल के रूप में इसे भंग कर देना चाहिए। भारतीय संविधान देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, एक भविष्य की संभावनाओं से भी अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इसमें संशोधनों का प्रावधान भी है। दूसरी ओर यह विभिन्न अन्य देशों के संविधान से दृष्टिकोण जो हैं और उनके सिद्धांत हैं उनसे लिया गया है और इस प्रकार इसे अपनाया गया संविधान कहा जा सकता है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया है और ऐसा आइवर जेनिंग्स का कहना था। उनका मानना था कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम या फिर कम करके आंका गया है इसमें। अगला कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का, जिन्होंने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया था। ग्रेनविल ऑस्टिन का एक कथन था और यह वक्तव्य उन्होंने लिखा था, उनकी पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया और इसी के संदर्भ में अंबेडकर ने कहा भी था कि यह एक ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कौन कौन से सदस्य शामिल हुए उसको भी देख लीजिए। तो सबसे पहले थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि कानून मंत्री थे। सेकंड थे गजनफर अली खां, ये स्वास्थ्य मंत्रालय में थे। लियाकत अली खां, ये वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे। आई चुंदरीगढ़, ये वाणिज्य विभाग लिए हुए थे और अब्दुल रब निसार, ये रेलवे और संचार मंत्रालय के अध्यक्ष थे। तो ये 5 ऐसे सदस्य थे अंतिम सरकार में जो मुस्लिम लीग के थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंच गया था और इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। पैथिक लॉरेंस, जो भारत के सचिव थे, और AB अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री थे। इन तीनों सदस्य के साथ आए थे।
तो आज संविधान सभा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो पूरे हुए। अब मुझे नहीं लगता आपको संविधान सभा की बैठक और बाकी चीज़ों को लेकर के जो संविधान का निर्माण हुआ इसको लेकर के कोई डाउट रहेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, पिछली क्लास भी ज़रूर देख लीजिए तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है, और लोगों को भी शेयर कीजिए क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। एग्ज़ाम टाइम में आप खुद देखेंगे इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पिछली बार भी पूछे गए थे। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में और भी क्लासेस ऐड हैं, उनको रिवाइज़ करते रहिए। पीडीएफ प्राप्त करनी है, कोई और जानकारी कोर्स से रिलेटेड लेनी है, अभी भी आपने कोई कोर्स नहीं लिया है और कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ठीक ठाक समय है यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम देने के लिए और आरओ के लिए तो उससे भी सही समय है। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करना होगा, और जो भी कोर्स आप परचेज़ करना चाहते हैं उसमें ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।